हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स ग्रुप में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर, इस सेशन में मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है, कौन कौन सा चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, किस टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आज के इस सेशन में आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो देखिए आपके पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इन 5 यूनिट्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये सभी टॉपिक हम लोग काफ़ी डिटेल्ड वे में देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने सेमेस्टर का भी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे जेई का एग्ज़ाम, चाहे आरआरबी जेई, एसएससी जेई या कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाऊँगा ताकि आपका सेमेस्टर भी अच्छे तरीके से हो जाए एंड कंपटीशन में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वन बाय वन सिलेबस के सभी पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको फोर्स सिस्टम पढ़ना है, मैकेनिक्स एंड बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। ओके, तो आइए पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट में आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको मैकेनिक्स का बेसिक स्टार्ट करूंगा। दैट मीन्स जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स होता क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में किस बॉडीज़ के बारे में बात किया जाता है। जैसे 2 बॉडीज़ आपने जनरली सुना होगा, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। तो इन दोनों बॉडी में से किस बॉडी के बारे में हम लोग मैकेनिक्स में बात करेंगे, तो दोनों बॉडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैटिक्स पार्ट क्या होता है, डायनामिक्स पार्ट क्या होता है मैकेनिक्स में, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग फोर्स स्टार्ट करेंगे। फोर्स तो आपने सुना होगा कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स होता क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसका इफ़ेक्ट वहाँ पर क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फोर्स किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स के जो आप फोर्स पढ़ते हैं, जैसे कॉन्करेंट फोर्स हो गया, नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो गया, कॉप्लेनर फोर्स हो गया, तो इन सभी फोर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फोर्स सिस्टम पर मूव करेंगे। फोर्स सिस्टम, और इस फोर्स सिस्टम में हम लोग सबसे पहले फोर्स को कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स। इस कंपोजिशन ऑफ फोर्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें आप ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं, आपने सुना होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। फिर आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन लॉ पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप, पॉलीगन लॉ। तो इन कुछ लॉज के बारे में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्स में पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, फिर पॉलीगन लॉ क्या है, ये सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर देखिए फोर्स सिस्टम में आप एक और चीज़ पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स होता क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, फिर देखिए इसी यूनिट में, इसी फोर्स एंड सिस्टम यूनिट में हम लोग मोमेंट के बारे में भी बात करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स, किसी फोर्स का मोमेंट क्या होता है, कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है तो क्या वो मोमेंट बना पाएगा, अगर बना पाएगा तो होता क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हम लोग बात करेंगे। फिर वहीं पर हम लोग एक थ्योरम है मोमेंट से रिलेटेड जिसे हम लोग बोलते हैं वैरिग्नॉन्स थ्योरम।
उसे हम लोग बोलते हैं वैरिग्नॉन्स थ्योरम। वैरिग्नॉन्स थ्योरम, तो वैरिग्नॉन्स थ्योरम भी मैं आपको बताऊंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर आपको लॉ देखने को मिल रहा है ये सभी बेसिक लॉ है और इसी सभी लॉ से कंपटीशन में थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फिर आपका वैरिग्नॉन्स थ्योरम। इस सभी थ्योरम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, मैं आपको एक एक चीज़ पूरा अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यूनिट 1 क्लियर हो चुका होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग यूनिट 2 पर मूव करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, एंड फिर उस कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फिर ग्राफिकल मेथड से भी हम चेक करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी चेक करेंगे। उसमें हम लोग लेमिस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लेमिस थ्योरम होता क्या है, ओके। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, तो उस बॉडी के हर एक पार्ट्स पर कितना लोड एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से डिसाइड करेंगे। हम लोग सभी पार्ट्स का, बॉडी के हर एक पार्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके। और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कितना फोर्स काम कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। फिर देखिए, हम लोग फिर उसके बाद बीम्स के बारे में बात करेंगे कि बीम क्या होता है, बीम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ बीम। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे। आपने कुछ बीम का नाम सुना होगा, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, ओवरहैंगिंग बीम। तो कुछ बीम्स का आपने नाम सुना होगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में भी बात करेंगे, ओके। फिर वहाँ पर हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो सपोर्ट के बारे में जनरली आपने पढ़ा होगा, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। किसी भी बॉडी को आप सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप या तो फिक्स कर सकते हैं, या तो रोलर सपोर्ट लगा सकते हैं, या तो हिंज सपोर्ट लगा सकते हैं। तो उन सभी सपोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड सपोर्ट के बाद हम लोग फिर सपोर्ट रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है बीम्स रिएक्शन, मतलब किसी भी बीम को आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो फिर वहाँ पर कौन कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन होता क्या है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शन होता क्या है, कहीं पर भी रिएक्शन आता क्यों है, क्या रीज़न है कि वहाँ पर रिएक्शन हमें मिल रहा है। और किसी किसी पॉइंट पर आप देखते हैं कि कोई एक रिएक्शन या दो रिएक्शन मिसिंग है, नहीं है वहाँ पर, तो ऐसा क्यों है, आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, ये मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो हम लोग वो सभी बीम्स एंड बीम्स रिएक्शन में देखेंगे, उसी में हम लोग सपोर्ट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर जैसा कि मैंने बताया, हम लोग लेमिस थ्योरम भी डिस्कस करेंगे कि लेमिस थ्योरम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आपका जो यूनिट 2 है ना माय डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये दोनों यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हार्ट है, ये दोनों यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हार्ट है। और इन्हीं दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और अगर वहाँ मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें कंफर्म श्योर रहिए कि 3 क्वेश्चन तो इसी दोनों से आएगा, या 4 क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसी दोनों से पूछा जाएगा। तो इन दोनों यूनिट को आप काफ़ी ध्यान से स्टडी करेंगे और मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते जाऊँगा, ओके। फिर हम लोग मूव करते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 इसमें देखिए, इसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन के बारे में आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7, 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है, ठीक है। आपने कुछ टाइप्स के फ्रिक्शन के बारे में बात किया होगा, पढ़ा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी में आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फिर लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी होता है माय डियर, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में एक रिलेशनशिप भी आपने पढ़ा होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपने एक रिलेशन देखा होगा, वो रिलेशन भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको पढ़ना है। एक और एंगल है जिसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या कुछ है या इसका डिसएडवांटेज है कुछ, ठीक है। फ्रिक्शन का एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखेंगे, फ्रिक्शन का टाइप कितना होता है ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ये सब पढ़ते हैं ना जी, पढ़े हुए हैं, तो उन सभी फ्रिक्शन के बारे में बात किया जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या चीज़ एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो ये सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन में। और फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे तो जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, जनरली हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। दोनों में अंतर क्या वो समझिए। जो सेंट्रॉइड होता है माय डियर, ये किसी प्लेन फिगर के लिए होता है, प्लेन फिगर के लिए, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं 2D फिगर के लिए। 2 डायमेंशनल फिगर अगर है, जैसे कोई रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, 2D फिगर है। तो इन सभी के लिए हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड पढ़ते हैं, मतलब किसी भी प्लेन फिगर के लिए क्या आएगा, सेंट्रॉइड आएगा। फिर हम लोगों को कंपोजिट फिगर का भी पढ़ना होगा, सेंट्रॉइड, कि किसी कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब कंपोजिट फिगर का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया कि प्लेन फिगर में क्या क्या आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है। अब इन्हीं सभी प्लेन फिगर्स में से कुछ फिगर्स को ऐड कर दीजिए। जैसे कोई एक फिगर है जिसमें आपका सर्कल भी है और रेक्टेंगल भी है, तो उस फिगर को हम क्या कह देंगे, उस फिगर को हम कंपोजिट फिगर कह देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा फिगर है जो कम्बिनेशन है मोर देन टू प्लेन फिगर, या कम से कम 2 फिगर तो होना ही चाहिए, तो उस फिगर को हम क्या कह देंगे, कंपोजिट फिगर। तो उस कंपोजिट फिगर का जो सेंट्रॉइड होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर सिर्फ सेंट्रॉइड के बारे में बात किया जाए माय डियर फ्रेंड, तो सेंट्रॉइड सिर्फ 2D बॉडी के लिए होता है, सिर्फ प्लेन फिगर के लिए होता है। बात समझ में आ गया, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सॉलिड के लिए होता है, ये प्लेन फिगर के लिए नहीं होता है, सॉलिड के लिए होता है। दैट मीन्स 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है। जैसे एग्जांपल आपका क्यूब क्या है, 3 डायमेंशनल बॉडी, क्यूबोइड, कोन, ठीक है, कोन भी है आपका। फिर आप सिलेंडर बोलेंगे, सिलेंडर, स्फेयर, ये सभी क्या है, ये सभी आपका सॉलिड है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जितने भी आपको मैंने अभी आपको सॉलिड बताया है वो सभी सॉलिड क्या है, सिंपल सॉलिड है, सिंपल सॉलिड, मतलब क्यूब, क्यूबोइड, फिर आपका कोन, स्फेयर, सिलेंडर, ये सभी क्या है, सिंपल सॉलिड है। तो उस सभी सिंपल सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंपोजिट सॉलिड के केस में भी हम लोग देखेंगे कि उस कंपोजिट सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाए। और कंपोजिट सॉलिड का मतलब क्या है, हो सकता है कि कोई ऐसा सॉलिड हो जिसमें आपका मान लीजिए क्यूबोइड भी है और उसमें मान लीजिए एक स्फेयर को भी ऐड कर दिया गया है, एक स्फेयर को भी जोड़ दिया गया है, तो पूरा फिगर क्या कहलाएगा, पूरा फिगर कहलाएगा कंपोजिट सॉलिड।
तो उस कंपोजिट सॉलिड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊँगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे, ठीक है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हम लोग सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि सेंट्रॉइड प्लेन फिगर का होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड फिगर का होता है, ठीक है। ओके, चलिए। एंड लास्ट यूनिट में हम लोग सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इसमें हम लोग सबसे पहले एफर्ट के बारे में बात करेंगे कि एफर्ट क्या होता है। एम ए का मतलब क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, किसका रेशियो होगा, ये हम लोग देखेंगे। फिर वेलोसिटी रेशियो, वी आर का मतलब क्या है? वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। फिर देखिए लॉ ऑफ मशीन, किसी भी मशीन का लॉ क्या है, लॉ ऑफ मशीन से हम लोग क्या समझते हैं, ये आपको बताया जाएगा। फिर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सल क्या होता है। एक्सल, और एक्सल में भी देखिए दो टाइप का है, सिंपल एक्सल एंड डिफरेंशियल एक्सल। तो ये सिंपल एक्सल एंड डिफरेंशियल एक्सल होता क्या है, दोनों का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सभी हम बात करेंगे। ओके, एंड वर्म व्हील के बारे में बात किया जाएगा कि ये वर्म एंड वर्म व्हील क्या होता है, इस वर्म एंड वर्म व्हील का वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड किया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन में। बात समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए किस टॉपिक से आपके सेमेस्टर एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए वो है इक्विलिब्रियम। यूनिट 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सेमेस्टर में न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप बीम रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, ये सब भी पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। वैसे मैं सभी में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करवा देंगे, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बना सकें, ठीक है। फिर देखिए आपका यूनिट 1 जो है, यूनिट 1, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, चलिए। फ्रिक्शन से भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसमें किस टाइप का पूछा जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर एक बॉडी है, ठीक है। तो वहाँ पर उस बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। या यदि इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर कोई बॉडी है, ठीक है, तो उस बॉडी के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल किससे पूछेगा यहाँ पर? तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, अब उसके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको फ्रिक्शन में, ठीक है। फिर देखिए अगर सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बोला जाए तो आपको आपके एग्जाम में कंपोजिट फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा या कंपोजिट सॉलिड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी आपको कंपोजिट सॉलिड या कंपोजिट फिगर दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि बाबू इसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और फिर सिंपल लिफ्टिंग मशीन से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेल से पूछा जाएगा। फिर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इस सभी का डेफिनेशन पूछ सकता है या वेलोसिटी रेशियो पूछ सकता है, वर्म एंड वर्म व्हील का। तो यहाँ से उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, छोटा सा आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन किस में रहेगा? बड़ा क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा और फ्रिक्शन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है, जिसमें आप पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, इस सब से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हम लोग इसको 1 बाय 1 सभी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में हम लोग सिंपली ये देखेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, ओके। फिर वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैकेनिक्स में किस बॉडीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़ में से किस बॉडी के बारे में हम बात करेंगे, वो सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो उस तरफ फिर हम लोग धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे, ओके। सो चलिए माय डियर, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।